Hello, students of 11th. Today we are going to start our third poem, The Voice of the Rain, वर्षा की आवाज़। और इसके पोइट हैं वॉल्ट विटमैन। वॉल्ट विटमैन बेसिकली नेचर पोइट के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने ज़्यादातर नेचर के ऊपर ही कविताएं लिखी हैं और उन्हें नेचर पोइट लिटरेचर में कहा जाता है। इस कविता में वर्षा का मानवीकरण किया गया है। कवि वर्षा से प्रश्न पूछता है कि वो कौन है, और वर्षा उसे उत्तर देती हुई प्रतीत होती है कि धरती की आवाज़ है वो। तो किस तरह से कवि ने वर्षा के बारे में अपने मन के भाव यहाँ पर प्रस्तुत किए हैं कि वो वर्षा की जो बूंदें गिर रही हैं उनका जो स्वर सुनाई दे रहा है, और ऐसा लग रहा है कि वो उससे बातें कर रहे हैं, और उनको अपनी उस भाषा को उन्होंने कविता के रूप में प्रस्तुत किया है कि वो क्या कह रही है वर्षा और वो क्या समझ रहे हैं। And thou, and who art thou? Said I to the soft falling shower, which, strange to tell, gave me an answer as here translated. I am the poem of earth, said the voice of the rain. Eternal, I rise, impalpable, out of the land and the bottomless sea। इसमें सबसे पहली पंक्ति में ही कवि उनसे पूछ रहे हैं, एंड हु आर्ट दाओ, और तुम कौन हो। सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर, मैंने धीमे धीमे गिरती हुई वर्षा की बौछारों से पूछा। मतलब कवि ने वर्षा की बौछारों से पूछा जो धीमे धीमे गिर रही हैं कि तुम कौन हो। विच स्ट्रेंज टू टेल गेव मी एन आंसर, ये बताने में बड़ा अजीब सा लगता है। वो अपने आप ही कह रहे हैं विच स्ट्रेंज टू टेल, ये बताने में बड़ा अजीब लग रहा है कि उन्होंने, उन बूंदों ने मुझे उत्तर दिया, जिसका यहाँ अपनी भाषा में अनुवाद किया जा रहा है। एज हेयर ट्रांसलेटेड, उसका अनुवाद किया जा रहा है। आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, वो कह रही है वर्षा की जो बूंदें हैं उनकी आवाज़ें ऐसा कहती हुई प्रतीत हो रही हैं कवि को कि मैं धरती की कविता हूँ। आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, सेड द वॉइस ऑफ द रेन। रेन की आवाज़ ने कहा कि वो धरती की कविता है। एटर्नल आई राइज, इम्पैलेबल, आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी, कहती हैं कि मैं पृथ्वी और अथाह सागर को छूती हुई, उनसे अछूती रहती हुई निरंतर ऊपर उठती रहती हूँ। अर्थात कि वो जो सच्चाई है, शाश्वत है, उससे ऊपर उठती रहती हैं। मतलब कि वो जो वर्षा की बूंदें हैं उनको छुआ नहीं जा सकता। उससे यहाँ पर अर्थ ये है कि वो समुद्र को, जैसे हम वहाँ पर ये कह रही हैं कि आई राइज इम्पैलेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी, वो जो समुद्र है वो बॉटमलेस है, अथाह है ना। तो वो अथाह समुद्र से अछूती रहती हुई निरंतर ऊपर उठती रहती हैं। मतलब कि जिस प्रकार से वो नीचे आती हैं उसी प्रकार से वाष्प के रूप में वो वापस से ऊपर उठ जाती हैं। आगे कहते हैं, upward to heaven whence, vaguely formed, altogether changed, and yet the same. I descend to have the draughts, atomies, dust layer of the globe,
and all that in them without me were seeds only, latent, unborn. अर्थात इस स्टेंजा में क्या कह रही है वर्षा? वर्षा अब कहती हैं एक भाव के रूप में कि अपवर्ड टू हेवन, ये ऊपर आकाश की तरफ उठती हैं। कैसे? वाष्प के रूप में। वैंस, यहाँ पर आगे वो कह रहे हैं कि वैंस वेगली फॉर्म्ड ऑल टुगेदर चेंज्ड, कि जहाँ वो बिल्कुल अलग हैं लेकिन फिर भी वही है। अर्थात कि चाहे यहाँ पर रूप वही है, क्योंकि जब वो धरती पर आती हैं तो पानी की बूंदों के रूप में होती हैं, लेकिन जब वो ऊपर उठती है तो वाष्प के रूप में ऊपर उठती है, लेकिन उसका रूप तो समान ही रहता है ना, रूप तो वही है। तो आगे वो कहती हैं आई डिसेंड टू लीव द ड्रॉट्स, वो उतरती हैं, जो बारिश की बूंदें हैं वो उतरती है, किस लिए? टू लेव द ड्रॉट, ड्रॉट मीन्स जो सूखी धरती है उसको लेव, लेव मीन्स उसको वॉश करने के लिए, उसको नहलाने के लिए, उसको साफ करने के लिए वो नीचे उतरती हैं। और आगे वो कहती है कि एटॉम्स डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब, और एटॉम्स मीन्स टाइनी, छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं, और जो डस्ट लेयर्स होती हैं, धूल की सतहें जो इस विश्व पर, इस ग्लोब पर, इस वर्ल्ड पर, इस दुनिया पर जो छाई रहती हैं, उसे धोने के लिए वो धरती पर उतरती हैं। और एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वर सीड्स ओनली, लेटेंट, अनबॉर्न। लास्ट लाइन में उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इस चीज़ को समझाया है कि एंड ऑल दैट in them without me were seeds only, latent, unborn, कि वर्षा के बिना बीज रूप में जो छिपा हुआ है, जो जमीन में छिपा हुआ है बीज रूप में, वो अजन्मा ही रह जाएगा, क्योंकि जो जमीन में बीज होते हैं वो बारिश के कारण ही उपजते हैं। तो उन बीज के उपजने का, उनके जन्म लेने का कारण भी वर्षा ही होती है। वर्षा के कारण ही वो बीज जमीन से बाहर आ पाते हैं। एंड फॉर एवर बाय डे एंड नाइट आई गेव बैक लाइफ टू माई ओन origin and make pure and beautify it for song issuing from its birthplace after fulfillment, wandering, wreck or unwrecked duly with love returns। अंतिम स्टेंजा में वो कहते हैं इन फॉर एवर बाय डे एंड नाइट आई गेव बैक लाइफ टू माई ओन origin, कि हमेशा, ऑलवेज, फॉर एवर, हमेशा, डे एंड नाइट, रात और दिन, अपने जन्म के स्रोत, उनका जन्म का स्रोत धरती है, धरती से ही जो वाष्प की किरणें, वाष्प के रूप में जो वेपर्स हैं वो जो ऊपर जाते हैं वही बादलों में वर्षा का रूप धारण करते हैं। तो कहते हैं कि हमेशा, रात दिन, अपने जन्म के स्रोत अर्थात धरती को वापस जीवन देती रहती हैं और इसे सुंदर, साफ बनाती रहती हैं। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट, इसे सुंदर और प्योर, शुद्ध बनाती रहती हैं। फॉर सॉन्ग issuing from its birthplace after fulfillment, wandering। ठीक उसी प्रकार जैसे वो कहती हैं, क्योंकि गीत, कोई भी गीत अपनी उत्पत्ति स्थान से निकलकर जब वो पूर्णता को प्राप्त करता है, जब उसमें
पूर्णता आ जाती है तो इधर उधर घूमता हुआ, चाहे उस पर कोई ध्यान दे चाहे ना दे, नियम से अर्थात वो प्रेम के साथ वापस आ जाता है। यहाँ पर वर्षा के चक्र को इस रूप में प्रस्तुत किया गया है कि वर्षा गीत की ही भांति अपने उत्पत्ति स्थल धरती से निकलकर बादलों के रूप में बादल का रूप प्राप्त करती हैं और प्रेम के साथ जल की बूंदों के रूप में वापस से धरती पर आती हैं और धरती को साफ करती हैं, उसको सुंदर बनाती है और वहाँ पर जीवन का संचार करती है। तो इस तरह से ये वॉल्ट विटमैन की पोएम द वॉइस ऑफ द रेन है बेटा। इस पोएम को आप लोग बहुत ध्यान से सुनिए, समझिए, और इसका जो भी मैं आपको नोट्स देती हूँ उसे बना करके, उसे देख करके, लिख करके आप मुझे सेंड करिए। चलिए आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे।